नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 12 मई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला न्यूज, पीएम वाणी। पीएम वाणी का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के अंडर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इसे मैनेज करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट द यूज एंड प्रोलिफरेट्स ब्रॉडबैंड यूसेज अक्रॉस द कंट्री। तो देश भर में ब्रॉडबैंड यूसेज को प्रोलिफरेट करना, लोगों को फ्री एक्सेस देना इंटरनेट सर्विसेज के लिए, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, रीसेंटली रेलटेल लॉन्च किया है पीएम वाणी स्कीम बेस्ड फास्ट एंड फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विसेज अक्रॉस 100 इंडियन रेलवे स्टेशन। तो 100 इंडियन रेलवे स्टेशन में पीएम वाणी स्कीम के अंडर फास्ट एंड फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विसेज इंस्टॉल किया है रेलटेल ने। अब रेलटेल के बारे में आपको सुना ही होगा, आजकल रेलवे स्टेशन में जो इंटरनेट सर्विसेज हमें मिलता है वो रेलटेल के थ्रू है। आप लोग अगर रेलवे स्टेशन में वाईफाई सर्विसेज को एक्सेस किए हो तो आपने देखा होगा रेलटेल। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट इशूड बाय द पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखिए, इंडियन रेलवेज देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। And these railway stations are spread in 22 states and include 71 category A1 and A railway stations। देखिए दोस्तों, तो ये जो 100 इंडियन रेलवे स्टेशन में 71 कैटेगरी A1 एंड A रेलवे स्टेशन है एंड एज वेल एज 29 रेलवे स्टेशन ऑफ अदर कैटेगरीज भी है। अब देखिए, ये क्या है कैटेगरीज? A1 कैटेगरी मतलब दोस्तों जिन रेलवे स्टेशन का एनुअल एस्टिमेटेड अर्निंग 50 करोड़ से ज्यादा है और जिन रेलवे स्टेशन में मोस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज अवेलेबल है, इसे आप कैटेगरी A1 बोल सकते हो। तो एस्टिमेटेड अर्निंग्स के हिसाब से, फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज के हिसाब से रेलवे स्टेशन को कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है नाउ, तो ये जो 100 रेलवे स्टेशन में 71 कैटेगरी A1 एंड A में आता है। और इस वाईफाई नेटवर्क को अगर एक्सेस करना है, आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है वाई डॉट। ये गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है और ये मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है इन कोऑर्डिनेशन विद सी डॉट। सी डॉट का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट। अगला है इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर खादी। खादी प्रोडक्ट्स को और प्रमोट करने के लिए या फिर खादी को एक यूनिवर्सल क्लासिक एंड वैल्यू ड्रिवन ब्रांड बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फॉर खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन लॉन्च किया है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर खादी। कहां पे? न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में एस्टैब्लिश होगा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर खादी। आप देखिए, काफी सपोर्टिंग ब्रांचेस भी एस्टैब्लिश हो रहा है बेंगलुरु में, गांधीनगर में, कोलकाता में और शिलोंग में, और मेन हब जैसे काम करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है नाउ, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में, ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब पार्लियामेंट में पास हुआ वाला एक स्टैट्यूट से या फिर लॉ से बना हुआ एक बॉडी। नाउ, कौन से एक्ट से खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन सेटअप हुआ था? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, एंड इन अप्रैल 1957 इट टुक ओवर द वर्क ऑफ फॉर्मर ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। तो देखिए, 1957 से पहले ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड हुआ करते थे। 1956 में जैसे ये एक्ट पास हुआ तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन सेटअप हुआ, वही ये टेक ओवर किया। अब इसके फंक्शंस क्या है? देखिए, इट इज एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विथ रिगार्ड टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज विद इन इंडिया। तो बेसिकली खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज से रिलेटेड अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर काम करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, प्लान, प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, इंकरेज करना, फैसिलिटेट करना, ऑर्गेनाइज करना, असिस्ट करना, ये सब केवीआईसी का फंक्शंस है। अगला है एम प्राइम प्लेबुक। एम मतलब अटल इनोवेशन मिशन। ये नीति आयोग का एक मिशन है। इन्होंने एम प्राइम लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेबुक। देखिए, ये बेसिकली अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का एक नेशनल प्रोजेक्ट है और इसे एग्जीक्यूट कर रहा है वेंचर सेंटर पुणे एंड विद द सपोर्ट फ्रॉम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो इतने स्टेक होल्डर्स है इस प्रोजेक्ट में। सिंपल भाषा में दोस्तों, एम प्राइम प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव यह है टू हेल्प ब्रिंग अर्ली स्टेज साइंस बेस्ड डीप टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट्स टू मार्केट ओवर द कोर्स ऑफ ए ईयर यूजिंग ए ब्लेंडेड लर्निंग करिकुलम। तो देश में जितने अर्ली स्टेज साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट्स है, इसे नर्चर करना,
इनके लिए एक लर्निंग करिकुलम प्रोवाइड करना, यही है एम प्राइम बुक का ऑब्जेक्टिव। आप देखिए वेंचर सेंटर के बारे में, जो एम प्राइम प्रोग्राम का एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, इट इज इंडियाज लीडिंग साइंस बेस्ड बिजनेस एंड इन्वेंटिव एंटरप्राइजेस इंक्यूबेटर एंड इट इज लोकेटेड इन पुणे। इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर कोई भी साइंस बेस्ड या टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उनके लिए जितने रिसोर्सेस वगैरह चाहिए वो सब प्रोवाइड करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म, मतलब अगर कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है और कुछ टेक्नोलॉजी वो बनाना चाह रहा है, उनके लिए जितने भी हेल्प चाहिए, जितने उनको रिसोर्सेस चाहिए, वो सब प्रोवाइड करने वाला एक जगह बोल सकते हो इंक्यूबेटर। तो वेंचर सेंटर इंडिया का एक लीडिंग साइंस बेस्ड बिजनेस एंड इन्वेंटिव एंटरप्राइजेस इंक्यूबेटर है और ये पुणे में लोकेटेड है। यही एम प्राइम प्लेबुक का एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। ठीक, अगला है इंडिया फर्स्ट वेस्ट पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन। देखिए, आप सबको पता होगा इंडिया में कई सारे ऑपरेशनल पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स है और मेजोरिटी आपको सिटीज में मिलेगा, लाइक पुणे, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एक्सेट्रा। आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारे इनिशिएटिव्स टेकअप किया है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए, पर देखिए अब मुंबई में अलग सा एक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आया है। कंट्रीज फर्स्ट बायोगैस पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। तो बायोगैस से पावर जनरेट करने वाला एक ईवी चार्जिंग स्टेशन आया है मुंबई में। ये कहां पे है मुंबई में? एट केशव राव खादिये रोड नियर हाजी अली इन मुंबई। तो महाराष्ट्र एनवायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे इसे इनॉग्रेट किया है और ये देश का फर्स्ट ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन है। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है? द स्टेशन विल जनरेट 220 यूनिट्स ऑफ पावर फ्रॉम फूड वेस्ट कलेक्टेड इन द सराउंडिंग रीजन। तो सराउंडिंग रीजन से जितने फूड वेस्ट कलेक्ट करता है उसे 220 यूनिट्स ऑफ पावर ये जनरेट कर सकता है। ठीक है, नाउ द फैसिलिटी विल नाउ चार्ज ईवीज इन एडिशन टू पावरिंग स्ट्रीट लाइट्स। देखिए, ये जो फैसिलिटी है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज तो करेंगे, उसके साथ साथ में जितने स्ट्रीट लाइट्स है इससे भी पावर प्रोवाइड करेंगे। और देखिए बात यह है, it should be noted that every day the city produces roughly 6,000 metric tons of waste। 6,000 metric tons of waste प्रोड्यूस करता है। अगर इस वेस्ट से हम पावर जनरेट कर सकते हैं तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। वैसे वेट गार्बेज अकाउंट्स फॉर मोर देन 70% ऑफ टोटल वेस्ट। जितना गार्बेज कलेक्ट होता है मुंबई में उसमें से 70% वेट गार्बेज है। ठीक है, तो ये सबसे अगर आप पावर जनरेट कर पा रहे हो तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है। तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया फर्स्ट वेस्ट पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पे आया है? मुंबई में। अगला है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का स्पाई एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस NIS एशिया का पहला स्पाई एजेंसी बना है जो नाटो का कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस CCDCOE ज्वाइन किया है। तो साउथ कोरिया एज ए कॉन्ट्रीब्यूटिंग पार्टिसिपेंट ज्वाइन किया है CCDCOE में। वैसे दोस्तों CCDCOE के बारे में, ये एस्टोनिया का कैपिटल टैलिन में फाउंड हुआ था 2008 में। वैसे दोस्तों एस्टोनिया में रिसेंटली एक बहुत बड़ा साइबर डिफेंस एक्सरसाइज हुआ था। उस एक्सरसाइज का नाम क्या था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हमने वो न्यूज़ कवर भी किए थे। नाउ CCDCOE जो है साइबर सिक्योरिटी रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करते हैं। वैसे देखिए दोस्तों CCDCOE में अभी के हिसाब से 32 मेंबर्स है, 27 तो नाटो के मेंबर्स है, उसके अलावा 5 कंट्रीब्यूटिंग पार्टिसिपेंट्स भी हैं जिसमें एक साउथ कोरिया है और साउथ कोरिया एशिया में से इकलौता मेंबर है CCDCOE में। नाउ साउथ कोरिया के ऊपर काफी सारे साइबर अटैक्स हुआ है दोस्तों। तो 2019 से साउथ कोरिया का नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस कोशिश कर रहा था CCDCOE ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि देखिए दोस्तों CCDCOE दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट साइबर डिफेंस एजेंसी आप बोल सकते हो। इसमें ज्वाइन करने से साउथ कोरिया का बहुत बड़ा फायदा है और ऊपर से चाइना से साउथ कोरिया बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है और रिसेंटली साउथ कोरिया और चाइना के बीच में काफ़ी सारे टेंशन्स बढ़ रहा था और ये जो डिसीजन है साउथ कोरिया का, इससे और भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो सकता है चाइना की वजह से। और साइबर थ्रेट्स फ्रॉम चाइना एंड नॉर्थ कोरिया आर समथिंग दैट कैन नॉट बी ओवरलुक। देखिए साउथ कोरिया के ऊपर 2 मेजर थ्रेट है दोस्तों। एक तो साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर नॉर्थ कोरिया है और उसके ऊपर चाइना है, और चाइना से भी साइबर थ्रेट्स है साउथ कोरिया के ऊपर और नॉर्थ कोरिया से भी है। तो साउथ कोरिया के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है CCDCOE ज्वाइन करने का। फाइनल न्यूज, फिलीपींस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। फिलीपींस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट हुआ, 97% ऑफ वोट्स जीते हैं फर्डिनेंड मार्कोस, जिन्हें मार्कोस जूनियर भी बोलते हैं। नाउ मार्कोस जूनियर को मिला है 30.8 मिलियन वोट्स। इनके नियरेस्ट चैलेंजर वाइस प्रेसिडेंट लेनी रोब्रेडो को मिला है 14.7 मिलियन वोट्स। अब देखिए दोस्तों, फर्डिनेंड मार्कोस को मार्कोस जूनियर भी बोलते हैं, ये मैंने आपको कह दिया।
अब मार्कोस जूनियर के पिताजी मार्कोस सीनियर फिलीपींस को रूल किए थे 1965 से लेकर 1986 तक, और इसी टाइम पर 1972 से लेकर 1981 तक फिलीपींस में मार्शियल लॉ डिक्लेयर किया था एंड मार्कोस सीनियर रूल्ड एज ए डिक्टेटर। और 1972 से 1981 तक मोर देन 60,000 पीपल को डिटेन किए थे, 30,000 को टॉर्चर किए थे एंड एन एस्टिमेटेड 3,000 लोगों को मार भी दिए थे अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स ग्रुप। तो इसके बाद 1986 में उधर एक पीपल पावर प्रो डेमोक्रेसी रिवोल्ट हुआ था जिसमें मार्कोस सीनियर को रिमूव किए थे प्रेसिडेंटशिप से। पर दोस्तों अब ऐसा लगता है मार्कोस सीनियर को लोगों ने माफ किया है क्योंकि उनका बेटा फर्डिनेंड मार्कोस को जिताया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। वैसे दोस्तों मार्कोस जूनियर इससे पहले गवर्नर थे इन द प्रोविंस ऑफ इलोकोस नॉर्टे। 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट किए थे पर हार गए, अब 2022 में जीता है। नाउ फिलीपींस के मैप देखिए, पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड कंट्री है, फिलीपींस का कैपिटल है मैनिला, कोई लैंड बॉर्डर कंट्रीज नहीं है फिलीपींस का। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।